चूंकि जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित है, इसलिए मैं शुरुआत में एक कोटेशन से करना चाहूँगा। नथिंग सिकन्स मी मोर देन द क्लोज डोर ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बंद दरवाजे से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं सताता। एक लेखक, एक शिक्षक की जिम्मेदारी अलग अलग है। एक लिखता है, बोलता है, और क्या बोलता है, क्या लिखता है, इसका असर उसके विद्यार्थियों पे, उसके पढ़ने वालों पर बहुत अधिक होता है। मेरे सामने समस्या ये है, क्या बोलूं, क्या लिखूं। पहले तो कहा यह जाता था कि 100 बका और 1 लिखा, पर आजकल तो आप जो कुछ बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए बोलना भी सोच समझकर और विशेष रूप से अपने विद्यार्थी के बारे में बोलना मुश्किल है। सामान्यतः क्या होता है कि विद्यार्थी अपने शिक्षक के बारे में बोलता है। मुझे आज अवसर मिला है कि वो अवसर में बुलाना चाहता हूं कि मैं अपने एक शिष्य के बारे में बोलूं, जो मेरा एक प्रिय शिष्य था और प्रिय दोस्त भी था। मैं उसको शिष्य कम मानता हूं और दोस्त ज्यादा मानता हूं। मंजूर एहतेशाम के बारे में बात करने के पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि उस जमाने में, ये करीब 50-55 वर्ष पहले की बात है, यूं कह लीजिए 1967 की। अगर जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 के बारे में बहुत पहले से भविष्यवाणी कर दी थी, तो मैं आप सबको 50 साल पहले भोपाल कैसा था, क्या था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए आगे मंजूर एहतेशाम के बारे में बात करूंगा। उस जमाने में पुराना भोपाल और नया भोपाल, कमला पार्क के बाद वाला जो हिस्सा था वो नया भोपाल माना जाता था। जहां तक मंजूर एहतेशाम की बात है, वो पुराने भोपाल में रहता था, तो उसके जो पात्र हैं, उसका जो वातावरण है कहानी में, अपने उपन्यासों में, वो पुराने भोपाल के बारे में ज्यादा कहता है, बोलता है। मेरा उससे एमए सिटी, उस जमाने में एमए सिटी को एमए सिटी कॉलेज कहा जाता था, उस जमाने में एमवीएम कॉलेज कहा जाता था। तो मंजूर एहतेशाम एक विद्यार्थी के रूप में मैं उसे जानता हूं। फर्स्ट ईयर में शायद वो आया नहीं था, अलीगढ़ में उसने एडमिशन लिया था, और अलीगढ़ से आने के बाद वो सेकंड ईयर में प्रवेश लिया था। और उस जमाने में पीईटी में मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए अंग्रेजी में योग्यता हासिल करना बहुत जरूरी था। तो अंग्रेजी एक विषय होता था और मेरा काम अंग्रेजी पढ़ाना था। उस समय 3 अध्यापक थे, बोस साहब, भावे जी और मैं। बोस साहब का वरद हस्त मुझ पर था। उन्होंने कहा कि तुम जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट का ग्रुप है उसको पढ़ाओगे, और मैं जो सबसे कम अंग्रेजी जानते हैं उन विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा। जहां तक मंजूर एहतेशाम का सवाल है, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये मेरी तीसरी नौकरी थी एमए सिटी में। इसके पहले मैं अन्य स्थानों पर कार्य कर चुका था। CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद से अंग्रेजी में डिप्लोमा करके आया था, तो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये बात अलग है कि जो विद्यार्थी एमए सिटी में उस समय प्रवेश लेते थे, उनकी अधिकांश की अंग्रेजी अच्छी होती थी, और एक मैं था जो टाटपट्टी स्कूल में पढ़ा था और 6ठी क्लास से अंग्रेजी हमने पढ़ी थी। इसके बावजूद भी एक आत्मविश्वास, और जो मेरे बोस साहब थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट,
उनका जो प्रोत्साहन था, इसके कारण मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। अब बात करूंगा मैं मंजूर एहतेशाम के बारे में। 60-70 विद्यार्थियों की एक क्लास हुआ करती थी, उसमें अटेंडेंस लेने में ही समय लग जाता था। मंजूर एहतेशाम को मैं इसलिए भी याद करता हूं कि उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एम पे नाम नहीं आता था, उसका नाम बाद में था। इसका मतलब यह था कि ऐसे कुछ विद्यार्थी थे जिन्होंने सेकंड ईयर में प्रवेश लिया था, इसलिए लिस्ट में उनका नाम नहीं था। जहां तक उम्र का सवाल है, मेरे ख्याल से मंजूर एहतेशाम मुझसे 5 या 6 वर्ष छोटा था। कक्षा में पीछे चुपचाप बैठे रहना और उसकी मुस्कुराहट, उसकी सुंदरता, मैं हैंडसम और ब्यूटीफुल का अंतर नहीं करूंगा, वो हर शिक्षक को आकर्षित करती थी। अगर उसको कुछ प्रश्न पूछना होता था तो क्लास के बाद एक तरफ आकर मुझसे सवाल करता था और मुझे यह महसूस हुआ कि ये लड़का पढ़ाकू है। उसी समय 67 से 69 तक मैं एमएससीटी में रहा और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मंजूर एहतेशाम ने भी एमएससीटी को अलविदा कह दिया। कभी कभी लगता है कि जो बचपन में कहानी पढ़ी थी, गॉड डज एवरीथिंग फॉर आवर गुड, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मंजूर एहतेशाम है। अगर उसने इंजीनियरिंग न छोड़ के अपना साहित्य में पदार्पण नहीं किया होता तो शायद आज जो उसका नाम है, आज जो उसको पद्मश्री का अवार्ड मिला, वो सब चीज एक इंजीनियर के रूप में नहीं मिलती। मैं एमएससीटी में तीसरा कोना करके एक व्यंग लेख लिखा करता था, उसमें एमएससीटी के बारे में भी था। और उस जमाने में जो 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, टिन शेड से 3A और 3B बस जाया करती थी। उसमें एमएससीटी के विद्यार्थियों का वर्चस्व रहता था। कभी कभी वो हाईजैक भी कर लेते थे बस को। 3A और 3B बस निकल जाती थी तो बेचारे विद्यार्थियों को चहलकदमी करते हुए हॉस्टल या कॉलेज पहुंचना होता था। जहां तक मुझे याद आता है कि कुछ विद्यार्थी डे स्कॉलर थे। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं उस जमाने में हॉस्टल नंबर 4 का वार्डन भी हुआ करता था और अंग्रेजी सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती थी और मेरे हॉस्टल में सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के विद्यार्थी रहते थे। तो अधिकांश विद्यार्थियों को मैं जानता था। राजीव वर्मा जो आर्किटेक्चर के विद्यार्थी थे और मंजूर एहतेशाम, ये दोनों विद्यार्थी डे स्कॉलर थे। मुझे याद है कि एक मर्तबा राजीव वर्मा की साइकिल पंचर हो गई थी, परीक्षा के दिन थे, बड़ी मुश्किल से वो 2 घंटे बाद कॉलेज पहुंच पाया था। उस जमाने में बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हुए। वसीम अख्तर आईएएस हुआ, दिलीप काबदेव डीजीपी से रिटायर हुआ, राजेंद्र सिंह विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और शैलेंद्र प्रधान और भीष्म कुमार चुग जैसे विद्यार्थी थे। यहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, सभी सर्वगुण संपन्न थे, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे नाटक का क्षेत्र हो, चाहे अपने विषय का क्षेत्र हो। मंजूर एहतेशाम और मैं शिक्षक के रूप में कहना चाहूंगा कि जब ये अलीगढ़ से आया था तो इसकी क्लास में ज्यादा दोस्ती नहीं थी। ये अकेला पीछे बैठता था। उसका काठी कद उस समय ऐसा था कि उसको आगे बैठने में दिक्कत होती थी, वो पीछे बैठता था। जो कम हाइट के लड़के थे, जैसे ये चुग था, भीष्म कुमार चुग, ये लोग आगे बैठते थे। पर वो अपनी हमारी बात जो कुछ हम कहते थे शिक्षक के रूप में बड़े ध्यान से सुनता था। उसका जन्म 1948
और मेरा 1942, तो उम्र के हिसाब से सिर्फ 6 वर्षों का अंतर था। तो विद्यार्थी के बाद वो एक मेरा दोस्त बन गया। जब कभी भी उसको मौका मिलता था तो वो मुझे इनवाइट करता था। उस जमाने में वो ग्रांड होटल के पास भारत टाकीज के सामने उसका मकान था और वहाँ एक इंडियन कॉफी हाउस तो न्यू मार्केट में होता था, एक इंडियन टी हाउस या इस तरह का नाम था, वहाँ मुझे चाय पर आमंत्रित करता था। इसके अलावा जो उसने एक दुकान या एक फर्नीचर का काम शुरू किया, उसका नाम था शिल्पकार। शिल्पकार में इसका अपना काम कुछ अलग ही तरह का था। मैंने हर बार ये देखा, जब भी मैं रेलवे स्टेशन से वापस आता था या रेलवे स्टेशन जाता था तो मंजूर एहतेशाम को हमेशा कोई न कोई किताब पढ़ते देखता था। मेरी ये मान्यता है कि एक अच्छा पेज लिखने के लिए कम से कम 10 पेज पढ़ना जरूरी है। मैंने हमेशा उसको पढ़ते हुए देखा। सिर्फ हिंदी या उर्दू नहीं, उसका अंग्रेजी का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। मंजूर आम आदमी और लेखक के बारे में किस तरह से लिखता था, मुझे याद आती है थॉमस हार्डी की। थॉमस हार्डी ने वेसेक्स को अपना कार्यक्षेत्र चुना था और चार्ल्स डिकेंस ने लंदन के हर गली के बारे में उसको पूरी जानकारी थी। वो 15 मील और 20 मील की रोज भ्रमण करता था। मुझे लगता है कि पुराने भोपाल को जितना अच्छा मंजूर एहतेशाम ने जाना है, पहचाना है, उतना और कोई नहीं कर पाया। बहुत पहले 70 की बात होगी, घनश्याम मधुप ने भोपाल के बारे में एक लेख धर्मयुग में लिखा था। हम लोग जब छोटे थे तब ये समझते थे कि उपन्यास या कहानी में इलाहाबाद, नैनीताल, शिमला जैसी जगह का ही वर्णन होगा। भोपाल का वर्णन तो हम सोच भी नहीं सकते थे। पर मंजूर एहतेशाम ने भोपाल को जीवित कर दिया। उसका सूखा बरगद ने जो भोपाल को महत्व दिलवाया। भोपाल को या तो 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी से जाना जाता है या सूखा बरगद के लेखक मंजूर एहतेशाम ने उसको आगे बढ़ाया। यूं भोपाल में लेखकों की कमी नहीं है, पर शायद पद्मश्री का सम्मान उसको जब मिला तो वो वाकई में तारीफ काबिल था। पुराना भोपाल, उस जमाने में इब्राहिमपुरा ही सबसे महत्वपूर्ण बाजार हुआ करता था। मुझे लगता है कि अगर इब्राहिमपुर के रंजन पेंट कॉर्नर से आखिरी जगह तक उस गली में जाया जाए तो हर एक किरदार आपको दुकानदार में मिलेगा। मंजूर एहतेशाम ने हमीदिया रोड के बारे में लिखा है। उसने स्थान के बारे में कम लिखते हुए किरदारों को चुना है। किरदारों को चुनना बड़ा मुश्किल काम है और वो भी एक लिमिटेड एरिया। जो पुराने भोपाल से उसने जो किरदार चुने हुए हैं वो ऐसे जीवंत हो गए हैं कि हम जब उनको उपन्यास में या कहानी में पढ़ते हैं तो लगता है कि वो हमारे आमने सामने ही हैं और हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जहां तक मंजूर की बातचीत कहने का जो लहजा था, उसमें आपको जारिया, खारिया, गारिया, वो भोपाली टोन सुनने को नहीं मिलती थी। वो बहुत ही शालीन विद्यार्थी था। जब भी बात करता था, मैंने देखा अगर वो संतोष चौबे से बात कर रहा है या लीलाधर मंडलोई से बात कर रहा है तो घंटों खड़े रह के बात कर सकता था। आवाज उसकी बहुत धीमी थी। लगता था कि वो खुसर फुसर कर रहा है, विस्परिंग कर रहा है। और मेरी आवाज उस जमाने में भी बहुत तेज थी, क्योंकि 60-70 विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाना
और वो भी होशियार विद्यार्थियों को पढ़ाना एक मुश्किल काम था। तो उस समय मैं जिस तरह से बोलता था और जो मंजूर एहतेशाम की आवाज है उसमें मैं बहुत अंतर देखता हूं। सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने लकड़ी का पीठा, और ये जो भोपाल है नंबरों का शहर है। 4 इमली, 45 बंगले, 74 बंगले। इसकी तरफ उसने नए भोपाल की तरफ ध्यान न देते हुए अपने पात्र जो हैं पुराने भोपाल से ही चुने और उन पात्रों को जीवित कर दिया। प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा है। यूं हर भोपाल वासी के लिए बड़ा तालाब जो है समुद्र से कम नहीं है। इस बीच बड़ा तालाब खाली हुआ है, बड़ा तालाब भरा हुआ है, और मंजूर एहतेशाम ने भोपाल की जो रंगीन मिजाज है, अब जो फिल्मी कलाकार आ रहे हैं और भोपाल को शूटिंग का क्षेत्र बनाया है, उसमें भोपाल के जो साहित्यकार हैं उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। अन्य नाम जो बहुत प्रसिद्ध हैं, श्याम मुंशी, शकीला बानो, राजेश जोशी और भगवत रावत और फजल तावेश, ज्ञान चतुर्वेदी, ऐसे कितने ही लोगों ने भोपाल के बारे में लिखा। चाहे वो कविता का क्षेत्र हो, चाहे वो कहानी का क्षेत्र हो, चाहे वो उपन्यास का क्षेत्र हो। मुझे खुशी होती है कि मैं इन सब के बीच में रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बरगद की बात करना जरूरी है। बड़ौदा एक ऐसा शहर है जहां बरगद ही बरगद हैं, और शायद उसी से गुजराती में मिलता जुलता शब्द होने के कारण उसका नाम बड़ोदरा पड़ा। सूखा बरगद से मुझे ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ की याद आती है। द लास्ट लीफ को ओ हेनरी ने अमर बना दिया। उसी तरह से सूखा बरगद लिख के भोपाल को जो पहचान दी, उसमें मंजूर एहतेशाम का योगदान महत्वपूर्ण है। मंजूर एहतेशाम, शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है? नहीं, नाम ऐसी चीज है कि जिससे शिक्षक उसको याद रखता है। ऐसे दो नाम, मंजूर एहतेशाम और एक लड़की जिसका पहला नाम तो मैं भूल रहा हूं, सरनेम उसका था धिरंग धारिया। धिरंग धारिया और एहतेशाम, दो ऐसे नाम हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। शिक्षक जीवन 1965 से 2005 तक पढ़ाया। इसमें कितने ही विद्यार्थियों से मेरा संबंध हुआ, पढ़ाया, डांटा, डपटा, सीखा उनसे, और जो कुछ मैं पाता हूं, और मुझको जब भी कोई मेरा पुराना विद्यार्थी मिलता है या पुराने विद्यार्थी के बारे में मुझको कहने का मौका मिलता है, और वो जब ये कहता है कि आरपी सक्सेना ने हमको पढ़ाया है और अच्छा पढ़ाया है, तो मुझे बहुत ही फख्र महसूस होता है। मैं जनसुलभ पुस्तकालय और विशेष रूप से अर्पण कुमार जी का विशेष आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। हो गया।